नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे और परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। 17 अगस्त 2022 से आपका रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम प्रारंभ होने वाला है। तो रेलवे ग्रुप डी हो या जेएसएससी हो, सब में विज्ञान का एक अच्छा खासा वेटेज रहता है। जेएसएससी का अगर हम बात करें तो एक अलग सेक्शन के तौर पे ही आपको विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। इस सेक्शन के अंतर्गत 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो प्रश्न होते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। इसको अगर आपको समझना है तो हम लोगों के चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है सिलेबस डिकोडिंग, वहां पे आपको 2012 और 16 में जो जेएसएससी सीजीएल के साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कशन किया गया और बताया गया है ये जो प्रश्न है एनसीईआरटी के किस बुक से पूछे गए हैं और स्क्रीनशॉट के साथ आपको वहां पे बताया गया है सॉल्यूशन। आप वहां पे जाके देख सकते हैं 15 से 16 प्रश्न जो होते हैं वो सीधे सीधे एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। अब लोग जब यहाँ पे एनसीईआरटी से प्रश्न आ रहा है तो हम लोगों का तैयारी का जो माध्यम होना चाहिए वो भी एनसीईआरटी ही होना चाहिए। इसी को फोकस करके हम लोग पढ़ेंगे। तो इस क्रम में हम लोग रसायन शास्त्र को क्रमबद्ध तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि सीक्वेंस से कोई भी चीज अगर पढ़ेंगे हम लोग तो उसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इस क्रम में हम लोग 4 अध्याय यहाँ पे देख चुके हैं। आज हम लोग तत्वों का वर्गीकरण देखने वाले हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत सारे यहाँ पे कुछ टर्म आएंगे जो कि पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हो सकता है इन टर्म को समझने में आपको दिक्कत आए, तो अगर दिक्कत आएगा तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, और नहीं आया तो यहाँ पे आराम से हम लोग थोड़ा बहुत इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी आपको जो टर्म है वो आपको दिक्कत ना करे। थोड़ा बहुत हम यहाँ पे बता देंगे, बाकी आपको डिटेल से जानना होगा तो पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम लोग का क्वेश्चन बैंक का एक सीरीज चल रहा है, उस सीरीज को भी आप देखिए तो एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आपको लेवल भी पता चलेगा कि हाँ प्रश्नों का ये लेवल है और इसी स्तर पे हम लोगों को तैयारी करना है, ताकि आपका जो तैयारी है उसका दिशा कभी भटके ना। तो इस चैप्टर को अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे चैप्टर में 2 नाम यहाँ पे दिया गया है, एक तत्व और दूसरा आवर्ती वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो सबसे पहले तत्व के बारे में, तो पहला चैप्टर से ही हम लोग यहाँ पे रसायन शास्त्र का जब से प्रारंभ किए तब से समझने का प्रयास कर रहे थे कि तत्व क्या है। तो हम लोगों को बाद में पता चला था वैज्ञानिकों के द्वारा, एंटोनियो लेवाइसियर यहाँ पे बताते हैं कि जल जो है एक तत्व नहीं है, क्योंकि हम लोग मानते थे कि पंच तत्व के अंतर्गत अग्नि, आकाश, जल, पृथ्वी, ये सब क्या है 5 तत्व हैं, इन्हीं से मिलकर पूरा संसार बना है। लेकिन बाद में पता चलता है कि पानी जो है वो पानी तो H2O से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से मिला है और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। हाइड्रोजन का नामकरण भी एंटोनियो लेवाइसियर, जो कि आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक माने जाते हैं, उनके द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से तत्वों का खोज होते जाएगा और ये धीरे धीरे इनका संख्या बढ़ते जाएगा, जिसमें दिया गया है 1800 तक 31 तत्व ज्ञात थे, लेकिन धीरे धीरे 1865 आते आते 63 तत्व ज्ञात हो गया और अभी वर्तमान में यहाँ 114 लिखा है, लेकिन एनसीईआरटी जो है अपडेट यहाँ पे नहीं किया गया है। अपडेट यहाँ में 118 तत्व हम लोगों को जानकारी देखने को मिलता है। इन 118 तत्वों के मिलने से असंख्य यौगिकों का निर्माण हुआ है। अब जब चीजों का संख्या बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसको पढ़ना मुश्किल हो जाता है या उसको समझना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हम उसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई विषय को पढ़ना है तो विषय को हम लोग बांट देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे अगर मैथ पढ़ना है तो मैथ्स में हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे साइंस को अलग कर देते हैं, हिस्ट्री को अलग कर देते हैं, केमिस्ट्री को अलग कर देते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग अलग अलग सेक्शन में बांट के पढ़ते हैं तो उसको समझना, उस टॉपिक को समझना आसान हो जाता है। तो इसी तरह से तत्वों के एक प्रकार के गुण वाले को एक समूह में रखेंगे और उसके बाद अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसको समझना हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे तत्वों का क्या किया जा रहा है, वर्गीकरण। कभी भी किसी भी चीज का अगर वर्गीकरण किया जाता है तो वर्गीकरण का मेन मकसद ही होता है कि किसी भी चीज को बेहतर तरीके से समझना, या एक प्रकार के जो चीज है या एक गुण वाले जो चीज है उसको एक ही समूह में रखा जाता है। जैसे 9th क्लास वाला के स्टूडेंट को हम लोग 10th वाला स्टूडेंट से क्या करते हैं, अलग रखते हैं, क्योंकि ये एक अलग समूह है, एक अलग समूह है। तो इसी तरह से तत्वों का जो एक प्रकार के होंगे गुण उसको हम एक अलग समूह में रखेंगे और दूसरे प्रकार के गुण वाले को दूसरे समूह में रखेंगे। इस तरह से यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन करने का ये जरूरी बात है। इस तरह से क्लास 11 का अगर हम चैप्टर 3 केमिस्ट्री का देखें तो यहाँ पे दिया गया है इतने सारे तत्वों और उनके असंख्य यौगिक के रसायन का अध्ययन अलग अलग कर पाना बहुत कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करके इस अध्याय को संगठित किया है और आसान बनाया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रारंभ करते हैं वर्गीकरण का। तो जब वर्गीकरण किया गया होगा तो कोई तो यहाँ पे प्रारंभ किया होगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अभी तत्वों का वर्गीकरण यानी पीरियोडिक टेबल जो है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी आधुनिक आवर्त सारणी।
तो ये जो आधुनिक आवर्त सारणी तक हम लोग पहुंचे हैं, उसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का प्रयास रहा है, तब जाके आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण हुआ है। तो प्रारंभिक प्रयास किनका था उनको हम लोग समझते हैं, क्योंकि आपके प्रतियोगिता परीक्षा में इसी तरह के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रयास जो था, आधुनिक विज्ञान के जो जनक कहा जा रहा है, आधुनिक विज्ञान के जो मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक कहे जाते हैं, एंटोनियो लेवाइसियर, उन्हीं के द्वारा किया गया। और यहाँ पे धातु और अधातु के बारे करके यहाँ पे इसको बांट दिया गया। अब धातु क्या है, अधातु क्या है, ये पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सिंपली समझिए कि लोहा एक क्या है, आपके धातु के अंतर्गत आता है, और ऑक्सीजन जो है एक अधातु है। तो ऑक्सीजन को एक अलग कैटेगरी दे देते हैं, लोहा को एक अलग कैटेगरी दे देते हैं। तो इस तरह से ये दो भाग में इसको बांटते हैं। दूसरा आधार जो होता है वैज्ञानिकों का, ये जो आधार था वो सही साबित नहीं होता है, क्योंकि अभी जब तक हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जो आधार यहाँ पे दिया जाएगा वो आपका पूरी तरह से 100% सही नहीं होगा बांटने का। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जाएंगे और वहां पे देखेंगे जो क्लासिफिकेशन का बेस था या आधार था वो क्या होगा, और तब जाके हम लोगों को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिलेगा। क्योंकि अगर हम आधार बदल देंगे तो वर्गीकरण का तरीका जो होता है वो बदल जाएगा। एक सिंपली से आप समझिए, कोई 9th क्लास का और 10th क्लास का, तो हम कहेंगे कि 9th क्लास वाला अलग आ जाओ, 10th वाला अलग, तो इसका एक अलग समूह बनेगा, इसका एक अलग समूह। लेकिन यहीं पे अगर हम आधार बदल देंगे और कहेंगे कि लड़का एक अलग समूह बना लो और लड़की अलग, तो कुछ 9th वाला भी हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा लड़का में, और कुछ 10th वाला, और लड़की वाला में भी उसी तरह से कुछ 10 वाले आ जाएंगे और कुछ 9th वाले। तो देखिए आधार हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो सेम चीज का ग्रुप जो होता है वो भी बदल जाता है। इसीलिए मेन चीज है यहाँ पे आधार, कि किस आधार पे आप तत्वों को क्लासिफाई करेंगे, और इसी चीज का यहाँ पे आपका प्रयास किया जाएगा अलग अलग वैज्ञानिकों का, एक सही आधार ढूंढने का, क्लासिफिकेशन करने का। तो ये दूसरा आधार यहाँ पे खोजने का प्रयास करते हैं या प्रयास करते हैं, वो आधार देने का J.W. डोबेनाइनर, ये जर्मनी के थे और जेना विश्वविद्यालय में औषधि विज्ञान, रसायन औषधि विज्ञान के प्रोफेसर भी रह चुके थे। तो ये अपना तरीका देते हैं। तरीका क्या करते हैं, बोलते हैं कि हम तत्वों को 3-3 के क्रम में यहाँ पे सजाते हैं। जैसे यहाँ कैल्शियम है, स्ट्रोटियम करके यहाँ पे दिया गया और बेरिलियम करके यहाँ पे दिया है। अब बोलते क्या है कि ये कैल्शियम को और बेरिलियम को आपस में क्या कर देते हैं, इसके परमाणु द्रव्यमान को, एटॉमिक मास को जो है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। एटॉमिक मास को यहाँ पे जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड कर देते हैं तो जो हमको 2 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है, वो जो बीच वाले तत्व हैं उसके परमाणु द्रव्यमान के लगभग ये क्या होते हैं, बराबर होता है। जैसे यहाँ पे 88.6 दिया गया है, तो 88 यहाँ 87.6 यहाँ पे दिया है, तो लगभग ये क्या है, उसके बराबर है। तो इस तरह से ये त्रिक का नियम दिया गया है J.W. डोबेनाइनर। तो आपको बस याद क्या करना है कि ये जो त्रिक नियम जो दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था, J.W. डोबेनाइनर। एमसीक्यू में आपको इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा इनका नियम क्या था, तो प्रथम और तृतीय एलिमेंट को जोड़ के उनके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ के 2 से भाग देने पे जो बीच वाला या मध्य वाला जो तत्व रहेगा उसका परमाणु द्रव्यमान उसके औसत के लगभग क्या होता है, बराबर होता है, जो कि यहाँ पे आपको जोड़ के यहाँ पे दिखाया गया। तो लेकिन ये जो तरीका होगा, इस तरीके से यहाँ पे ये ज्यादा तत्वों को क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे, और ऐसा ये 3 ही समूह ये बना पाते हैं। इसलिए इनका जो तरीका था बांटने का, वो तरीका फेल हो जाता है। अब तरीका फेल हो जाता है तो कोई नया वैज्ञानिक यहाँ पे अपना योगदान देंगे या अपना एक नया बेस या आधार बताएंगे। तो नया वैज्ञानिक यहाँ पे आते हैं अंग्रेज रसायनज्ञ थे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। ये 1865 में अपना एक नया आधार देंगे कि तत्वों को किस तरह से बदला जाना चाहिए। तो इनका एक तरीका था, इनका तरीका क्या था कि परमाणु भार के अनुसार अगर हम जो तत्व है उसको व्यवस्थित करें, तो प्रथम जो तत्व होगा, प्रारंभ का जो तत्व होगा और 8वां जो तत्व होगा, उसमें कुछ ना कुछ समानता देखने को मिलेगा। किस तरह का समानता देखने को मिलेगा, जैसे कि ये बताए संगीत में जैसे सुर होते हैं तो सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से प्रथम और 8वां तत्व जो मिलेगा उसमें कुछ ना कुछ गुण क्या होंगे, समान होंगे, कुछ ना कुछ गुण मिलेंगे। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कुछ ना कुछ गुण मिलेगा, फ्लोरीन और क्लोरीन में कुछ ना कुछ गुण मिलेगा। तो इस तरह से ये अष्टक नियम। आप कहिएगा कि है ना, अंग्रेज का आदमी था तो इन लोगों को सारे गामा हिंदी का गाना कहाँ से आया था। एनसीईआरटी में आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ दिया गया है, या पाश्चात्य संगीत के अपने सुर होते थे उसके अनुसार भी इसी तरह से यहाँ पे दिया गया, या यहाँ पे भी दिया गया डो रे मी फा सो ल और टी करके यहाँ पे दिया गया है। तो आपको बस समझना क्या है, या एमसीक्यू में के तौर पे आपको याद क्या करना है कि अष्टक का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, तो 1865। इसमें होता क्या है, तो होता क्या है कि प्रथम और 8वां जो तत्व होता है उसमें कुछ ना कुछ समानता देखने को मिलता है। लेकिन ये जो है मात्र कैल्शियम तक ही इसका वर्गीकरण कर पाए इस आधार पे,
और इनके काम के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन के द्वारा 1887 में यहाँ पे डेवी पदक भी दिया जाता है, ऐसा एनसीईआरटी में दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं वो आधार जब ठीक नहीं होगा तो एक नया वैज्ञानिक आएंगे, या दो वैज्ञानिक हम कह सकते हैं, एक रूस के वैज्ञानिक और एक आएंगे जर्मन के वैज्ञानिक। तो रूसी वैज्ञानिक जिनका नाम आप सुने होंगे डेमेट्री मेंडलीव, और दूसरे वैज्ञानिक होते हैं जर्मन रासायनिक लूथर मेयर। ये लूथर मेयर जी का फोटो है। तो इन दोनों के बीच यानी मेंडलीव और लूथर मेयर के बीच एक दूसरे के ये प्रतिद्वंदी के तौर पे ये काम करते हैं। दोनों का काम एक ही विषय पे था, तत्वों को किस आधार पे वर्गीकृत किया जाए कि वर्गीकरण का जो आधार हो वो सही निकले और जितने भी तत्व ज्ञात है उसका सही वर्गीकरण हम लोग कर पाए। तो इन्होंने भी परमाणु भार के अनुसार ही यहाँ पे तत्वों को वर्गीकृत करने का यहाँ पे प्रयास किया। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में ही लिखा गया है, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तब नियमित अंतराल के पश्चात यानी एक पीरियड के बाद, एक निश्चित टाइम के बाद उनके भौतिक और रासायनिक गुण में क्या आती है, समानता पाई जाती है। तो इस तरह से बोला जाता है कि अगर हम एटॉमिक नंबर के अनुसार यहाँ पे क्या करें, चीजों को सजाए, तत्वों को सजाए, तो एक टाइम आएगा और वो टाइम के बाद जब रिपीट होगा तो पहला और उसके नीचे वाला जो तत्व होगा उसमें कुछ ना कुछ समानता देखने को मिलेगा। जैसे पीरियड में क्या, क्लास का पीरियड कैसे होता है कि आप मंडे को जाइए तो सेम पीरियड में हो सकता है उसी दिन उसी टाइम 10 बजे का मान चलिए पीरियड आपका मैथ हो रहा है, तो अगले दिन फिर से हो सकता है 10 बजे का वही पीरियड में आपका मैथ हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे या मिलता जुलता कोई सब्जेक्ट हुआ मैथ में, जैसे ज्योमेट्री हुआ तो दूसरा दिन हो सकता है आपका ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे हो जाए। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, पीरियड में यहाँ कुछ ना कुछ समानता देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पे इनका कहना था। लेकिन वो जो आधार था आपको, अब देखिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना है, इनका सजाने का तरीका जो था वो कौन सा आधार लिए थे, परमाणु भार। और ये जो थ्योरी देते हैं वो कब देंगे, 1869। एनसीईआरटी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है ये जो परमाणु भार के अनुसार जो सजाएंगे और पीरियोडिक टेबल मेंडलीव जो देंगे जिससे आधुनिक आवर्त सारणी आपका बनेगा, उससे पहले ही लोथर मेयर 1 साल पहले ये सारणी बनाने में सफल हो चुके थे जो कि आधुनिक आवर्त सारणी से मिलती जुलती थी। लेकिन ये चूंकि पब्लिश नहीं करवा पाए इसीलिए इनका नाम यहाँ पे नहीं आता है। डेमेट्री मेंडलीव का जो थ्योरी होता है या ये जो नियम देते हैं वही पब्लिश होता है और इन्हीं का नाम यहाँ पे आता है। तो पब्लिश ना होने के कारण इनका नाम नहीं आता है। डेमेट्री मेंडलीव के बारे में दिया गया है कि ये जो है पीरियोडिक टेबल यहाँ पे देंगे जो कि आधुनिक पीरियोडिक टेबल के समान होगा या उनसे काफी मिलता जुलता होगा। तो इनका जो नियम था उनके द्वारा बोला गया, मेंडलीव के आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया गया। और नियम क्या था, तो तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब जो तत्व का गुण होगा, जो भी एलिमेंट होगा उसका गुण होगा, उसके परमाणु भार यानी कि जो एटॉमिक मास होगा उसके आवर्ती फलन होगा। मतलब एक टाइम पीरियड के बाद वो रिपीटेड होगा। जैसे कि अभी हम बताए थे कि मंडे को अगर आप 10 बजे मैथ का क्लास करते हैं तो अगला दिन फिर से 10 बजे जो होगा वो मैथ का क्लास होगा। तो ये इन दोनों के बीच क्या, कुछ ना कुछ समानता। तभी हम लोग देखेंगे जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो देखेंगे ग्रुप ए है, जैसे ग्रुप 1 है तो ग्रुप 1 में आपका क्या होगा, हाइड्रोजन आएगा, लिथियम आएगा, पोटेशियम, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा। तो इसका वैलेंसी अगर हम देखेंगे तो सबका क्या है, सेम है। तो इस तरह से अभी तो ये है ना, इसका आधार सजाने का कुछ और होगा, लेकिन इनका जो आधार सजाने का था वो क्या था, परमाणु भार। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ समानता आएगा, ऐसा करना था डेमेट्री मेंडलीव का। डेमेट्री मेंडलीव के जीवन के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे दिया गया है। 8 फरवरी 1834 को इनका जन्म हुआ था और इनके विश्वविद्यालय में प्रवेश करने में इनका माँ का बहुत बड़ा योगदान था। और इनका माँ का ही मानना था कि विज्ञान की मदद से ही बिना हिंसा के लेकिन प्यार और दृढ़ता से अंधविश्वास और असत्य धारणाओं और गलतियों को दूर किया जा सकता है। यानी विज्ञान ही है जो कि अंधविश्वास को दूर किया जा सकता है, ऐसा इनका मानना था। और शिक्षा दीक्षा में इनका काफी योगदान रहता है, इसीलिए इन्होंने अपने माँ को ये चीज, ये जो खोज है उसको समर्पित किए हुए थे। अब हम लोग देखते हैं इनका जो थ्योरी था या इन परमाणु मतलब तत्वों का वर्गीकरण करने का जो आधार था उसको याद रखिएगा। ये क्या था आधार, परमाणु द्रव्यमान। और इस तरह से कुछ क्षैतिज और कुछ यहाँ पे ऊर्ध्वाधर ये इनके स्तंभ होते हैं, जिसको क्षैतिज वाला को आवर्त कहा जाता है और जो ऊर्ध्वाधर होते हैं उसको यहाँ पे ग्रुप कहा जा रहा है। ये जब दे रहे थे 1869 में अपना थ्योरी, तो उस समय मात्र 63 तत्वों के बारे में जानकारी था। जैसे अभी 118 तत्व हैं तो उस समय 63 तत्वों के बारे में जानकारी था। तो इस तरह से आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि 1869 में मेंडलीव के द्वारा जो थ्योरी दिया गया या एटॉमिक एटम को या एक तरह से कहें तत्वों को जो सजाया गया वो आपका प्रथम एक तरह से कहिए पीरियोडिक टेबल था। और इसी पीरियोडिक टेबल के आधार पे आपका आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण होगा। अब यहाँ पे इसका कुछ ड्रॉबैक्स था। क्या ड्रॉबैक्स था, तो चूंकि ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन को एक सही स्थान नहीं दे पाते हैं। दूसरा इसका ड्रॉबैक्स था समस्थानिक और संभारिक को लेके। समस्थानिक में क्या होता है, हम लोग देखे थे पिछला चैप्टर में
कि जिसके परमाणु संख्या जो होते हैं वो समान होते हैं, द्रव्यमान जो होते हैं वो विभिन्न या अलग अलग होते हैं। तो इनका जो आधार था वो क्या था, परमाणु भार। तो कार्बन को कार्बन 12 के एक अलग ग्रुप में ये रखेंगे और यहाँ पे कार्बन 14 को अलग ग्रुप में रखेंगे, जो कि संभव नहीं है या ठीक नहीं है। ये दोनों एक ही तत्व हैं, आप इसको अलग अलग जो पीरियड में या ग्रुप में आप क्यों रखेंगे, तो इस तरह से ये इनका दोष हो जाता है। दूसरा है समभारिक, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है लेकिन मास सबका क्या है, इक्वल है, और इसलिए इन सबको एक ही ग्रुप में रखना होगा या एक ही कॉलम में आपको रखना होगा, और ये भी सही नहीं था। तो इस तरह से जब ये सही नहीं था तो नया थ्योरी या नया आधार खोजना था, क्योंकि ये जितने भी अभी तक आधार दिए थे क्लासिफिकेशन के वो आधार सही नहीं थे। तो सही आधार खोजा जाएगा हेनरी मोजले के द्वारा 1913 में। अब 1913 में खोजा जाएगा तो इसका रीजन भी है कि मेंडलीव क्यों नहीं दे पाए, कि मेंडलीव का अगर हम थ्योरी देखते हैं तो 1869 में ये थ्योरी देते हैं। अगर आप पिछला वीडियो लगातार देख रहे हैं तो हम लोग देखे थे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका खोज कब होता है, 1897 में। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन ही करते हैं कैनाल रे के रूप में यहाँ पे, 1886 में करते हैं, वही जाके 1920 में प्रोटॉन का नामकरण किया जाता है। फिर 1932 में आपका न्यूट्रॉन का खोज होता है। तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है ये बाद में खोजे जा रहे थे। तो इस तरह से इनको रिलेट करके या इनको ध्यान में रख के परमाणु या तत्वों का वर्गीकरण अगर किया जाता तो इस तरह का गलती नहीं होता। तो इस तरह का धीरे धीरे खोज हो रहा था, तो इनको ध्यान में रखते हुए हेनरी मोजले क्या करते हैं यहाँ पे, चूंकि हेनरी मोजले 1813 में ये थ्योरी देंगे तब तक इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी रहेगा, और कैनाल रूट के रूप में या नाम के रूप में यहाँ पे प्रोटॉन का भी थोड़ा बहुत जानकारी रहेगा। भले इनके अध्ययन तक में अभी न्यूट्रॉन का खोज नहीं होगा, लेकिन इसी आधार पर ये बताते हैं कि तत्वों का भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि कौन सा आधार होगा, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। अभी तक हम लोग जो मेंडलीव का देख रहे थे वो एटॉमिक मास था, लेकिन ये जो अब आधार रखते हैं क्लासिफिकेशन का वो आधार क्या रखते हैं, एटॉमिक नंबर। और इस तरह से बोले कि एटॉमिक नंबर के अनुसार अगर उसको सजाया जाए तो एक टाइम पीरियड होगा जिसके बाद उनके गुण जो हैं एक टाइप के गुण वाले या एक टाइप के गुण वाले जो तत्व होंगे वो रिपीट होंगे। जैसे अभी हम बताए थे ग्रुप में कैसे रिपीट होते हैं, तो उसी तरह से ये क्या होता है, उनका जो फंक्शन होता है किसी न किसी पीरियोडिक टाइम में या एक टाइम पीरियड में वो क्या होंगे, रिपीट होंगे। लेकिन ये जो आधार होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो परमाणु द्रव्यमान नहीं बल्कि परमाणु संख्या होना चाहिए। तो इस तरह से परमाणु द्रव्यमान क्या है, संख्या क्या है, ये पिछले चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। इसलिए वीडियो की शुरुआत में ही कहा गया था कि बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे जो कि पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, फिर पुराने वीडियो को देखिए, तो ये जो बात अभी हम लोग कह रहे हैं वो और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना तो इसका कुछ विशेषता देख लेते हैं। यहाँ पे 7 जो है वो 36 पंक्तियां होंगी आपके, जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से आपका जो वर्टिकल है आपका ये पीरियड कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, उसके बाद यहाँ पे वर्टिकल 18 यहाँ ऊर्ध्व स्तंभ होंगे, इस तरह से ऊपर से नीचे यहाँ पे आएंगे। तो इस तरह के हम लोग इसको क्या करते हैं, ग्रुप। और इस तरह से टोटल कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने पीरियड कितने ग्रुप है, तो 7 पीरियड 18 ग्रुप यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इसी में एक छोटा सा और दिया गया है, पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे अबाव प्रिंसिपल के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो अगर लास्ट सेल में उसका इलेक्ट्रॉन जो है अगर सेम रहता है तो उनका जो रासायनिक गुणधर्म होता है उसमें कुछ ना कुछ समानता देखने को मिलता है। और इस तरह से जब समानता होता है तो एक ही घर या एक ही ग्रुप या एक ही फैमिली के, जब हम कहते हैं ना फैमिली मतलब क्या होता है कि कुछ उनके बीच में समानता है, इसीलिए अगर तत्वों के बीच समानता है तो उसको एक ग्रुप या एक फैमिली में हम लोग रखते हैं। और इस तरह से यहाँ पे जिसमें बाहरी इलेक्ट्रॉन अगर देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, यहाँ पे क्या है, एस सब सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, सबके में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कहाँ पे रखा गया है, एस ब्लॉक में रखा गया है, क्योंकि ये सेल में यहाँ पे है, सब सेल में थे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे बाहरी इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम ये सबको एक में रखा गया। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता तो इसको हम लोग दूसरे ग्रुप में यहाँ पे क्या करते रखते हैं। तो इस तरह से SPDF, यहाँ पे S में था, कहीं पे D सब सेल में रहेगा तो इसको D ब्लॉक में रखेंगे, कहीं पे F में रहेगा तो F ब्लॉक में उसको रखेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे S ब्लॉक मिल जाता है, D ब्लॉक मिल जाता है, P ब्लॉक मिल जाता है और F ब्लॉक। आपको सिंपली याद रखना है कि इस ब्लॉक में कौन कौन ग्रुप आते हैं, तो एक और दूसरा। D ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तो 3 से लेके 12 तक। P में कौन आते हैं, तो 13 से लेके 18 तक। तो इस तरह से
ये जो है आपका यहाँ पे ग्रुप SPDF करके अभी आपको MCQ पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं जब इतना देरी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तो हम लोग और भी नेक्स्ट वीडियो अच्छा से अच्छा बना के आप लोगों को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तो देखते रहिए झारखंड कोचिंग क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।